इंटरेस्टिंग स्टोरी 02 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 जिद और जुनून वी.एस. प्यार पटना। ठाकुर हवेली में आज सुबह से ही चहल पहल थी, क्योंकि आज घर के सारे बड़े मंथन के लिए लड़की देखने जा रहे थे। मंथन के परिवार में उसके पिता बलदेव सिंह, मौ यशोदा, काका जबर सिंह, उसके बड़े भाई और भाभी कमल सिंह और उनकी पत्नी सुरीली, छोटे भाई और भाभी विनायक और कामिनी, और घर की मुखिया और सबसे खतरनाक मंथन की दादी मौ भवानी देवी, जो सिर्फ घर वालों के लिए ही नहीं पूरे पटना के लिए अम्मा है। घर में इनका कहा पत्थर की लकीर माना जाता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा और खतरनाक घर है, या यूं कह लो कि गुंडा फैमिली। पटना में और पूरे बिहार में इनके कई गैर कानूनी धंधे हैं। जगह पर कब्जा करना, मारने की सुपारी लेना, गैर कानूनी शराब के ठेके, ये सारे इनके मुख्य काम हैं, और ऐसे ही कई और भी है। मंथन के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, पर दोनों में से एक के भी बच्चे नहीं है। 6 साल हो गए इंतजार करते करते, पर कुछ नहीं हुआ। अब सबकी उम्मीदें मंथन से ही है, और इसलिए आज सब मंथन के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ यादव निवास में तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज गौरी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। गौरी के परिवार में सिर्फ उसके काका जगदीश और उनकी पत्नी दुर्गा और उनका एक बेटा प्रतीक है। बचपन में ही गौरी के माता पिता इस दुनिया से चल बसे, और वह अपने काका काकी के पास रहती थी। उसके काका और प्रतीक तो उसे बहुत प्यार करते थे, पर दुर्गा के मन में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रहती थी कि गौरी उनकी बेटी नहीं है, और इसलिए गौरी के लिए उनका बर्ताव पहले से ही सही नहीं था। इसलिए जगदीश जी ने गौरी को हमेशा हॉस्टल में ही रखा, पर आज गौरी अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ रही थी। दुर्गा जी नहीं चाहती थी कि गौरी उनके साथ रहे, इसलिए उन्होंने आज ही लड़के वालों को बुला लिया था, ताकि गौरी की जल्द से जल्द शादी हो और वह हमेशा के लिए उनसे दूर हो। पटना बाजार, यहाँ एक अलग ही सीन चल रहा था। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था, पर वह लड़की उसे मना कर देती है, तो वह लड़का उसे एसिड फेंकने की धमकी देता है। पर वह लड़की नहीं मानती, तो वह लड़का एक बोतल में कुछ लेकर आता है, और जैसे ही उस लड़की पर डालने वाला होता है कि उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। अब तक जो लोग उस चीज को देखकर भी अनजान बन रहे थे, उन सबकी नजर उन पर ठहर जाती है। जिसने उस लड़के को थप्पड़ मारा था वह और कोई नहीं, गौरी थी। वह लड़का गुस्से में गौरी को देखकर गुस्से में कहता है, तूने हम पर हाथ उठाया, हम पर, राधे पर। अब देख, हम तुझे बताते हैं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और राधे जोर से चिल्लाता है, मंथन भैया। उसकी आवाज सुनते ही मंथन, जो कि अपनी जीप की बोनट पर लेटा हुआ था, वह उठकर बैठ जाता है। उसकी नजर वहां सामने चल रहे ड्रामे पर जाती है, पर अब तक गौरी ने उसे नहीं देखा था। गौरी गुस्से में राधे से कहती है, बुला लो जिसे बुलाना है, मैं भी डरती नहीं हूँ किसी से। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें किसने हक दिया एक लड़की को डराने का, उसे धमकाने का? हाँ, राधे गुस्से में कहता है, प्यार करते हैं हम इससे, और जो चाहे वो कर सकते हैं इसके साथ, तुम बोलने वाली कोई नहीं होती। गौरी उसकी बात सुनकर कहती है, गलत, किसने कहा कि तुम प्यार करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये कहाँ का प्यार हुआ जहां तुम जिससे प्यार करते हो उसे ही चोट पहुंचा रहे हो? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा जुनून है, जिद है, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्यार मन से होता है, मर्जी से होता है, इसे जबरदस्ती नहीं। गौरी ये सब बोल ही रही थी कि मंथन वहां आता है और जमाहाय लेते हुए कहता है, क्यों बे राधे, आज इतना शोर काहे मचा रहो हो? बोल तो दिए पूजा से अपने मन की बात, अब काहे को मचल रहे हो? राधे मंथन के पास जाकर कहता है, भैया जी, इस लड़की ने हमको थप्पड़ मारा, हमको राधे को थप्पड़ मारा। मंथन उसकी बात सुन गौरी की तरफ देखता है, और उसके सामने जाकर बड़ी ही लापरवाही से कहता है, मैडम जी, राधे प्यार करता है पूजा से, और अगर उसने पूजा से अपने दिल की बात बोल दी है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, और रही बात इन दोनों की, तो ये दोनों अपनी तकलीफ खुद ही सुलझा लेंगे, आप क्यों इनके बीच में पड़ रही है? गौरी गुस्से में मंथन को उंगली दिखाकर कहती है, लिसन, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, और ये कैसे प्यार हुआ भला, जहां आप उसी को चोट पहुंचा रहे हो जिससे आप प्यार करते हो? ये प्यार नहीं, एक लड़की को पाने की जिद है, हवस है। मंथन उसकी बात सुनकर कहता है, और आप होती कौन है ये तय करने वाली कि ये प्यार है कि नहीं? और रही बात प्यार की, तो करोड़ों लड़कियां होती है हमारे सामने,
सबसे हवस पूरी की जा सकती है, सब पसंद भी होती है, पर एक ही लड़की ऐसी बड़ी ही होती है जिसे पाने की जिद होती है, जिसका जुनून होता है, और अगर उसे प्यार नहीं कहेंगे तो किसे प्यार कहेंगे। गौरी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी क्योंकि ये इंसान उसकी सोच से एकदम परे था। वो कहती है, नहीं ये प्यार नहीं होता, ये तो सिर्फ जिद और जुनून हुआ, प्यार नहीं। प्यार तो एक एहसास होता है जिसके दिल में आते ही हम खुद को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ उसका ख्याल रहता है, उसे सही सलामत रखने का ख्याल रहता है, ना कि तकलीफ पहुंचाने का। गौरी की बात सुन मंथन एक व्यंग्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, अलग प्राणी हो, यहाँ की नहीं लगती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से हूँ, जहाँ भी गलत होगा तुम मुझे सही के साथ ही पाओगे। गौरी बिना किसी भाव के कहती है, ठीक है, तो तुम भी एक बात याद रख लो, जहाँ जहाँ जाओगी हमें अपने सामने ही पाओगी। मंथन भी उसी तरह कहता है। उसकी बात सुनकर गौरी कहती है, भगवान से यही प्रार्थना है कि तुमसे कभी दोबारा सामना ना हो। अगर यही बात है तो मैं तुम्हें प्यार का मतलब जरूर सिखाऊंगा। मंथन उसे देखकर कहता है, प्यार का असली मतलब तुम नहीं, मैं सिखाई, और वो भी तुम्हें। गौरी उसकी आंखों में देखकर कहती है। मंथन उत्तर और गौरी दक्षिण की दिशा में अपना अपना रुख कर निकल पड़ते हैं। चैप्टर 2, मंथन का रिश्ता। गौरी के लिए मंथन अपनी जिप की तरफ चला जाता है। उसके पीछे एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है, भाई मान गए लड़की को, पूरे पटना में किसी की हिम्मत नहीं है ठाकुर मंथन सिंह से ऊंची आवाज में बात करने की, पर ये तो बात भी करके गई और बेइज्जती भी। मंथन उसकी तरफ पलटता है और कहता है, आज किसी को हमरे हाथ से मार खाने का बहुत मन कर रहा है लगता है। वो लड़का जल्दी से कहता है, अरे भैया जी हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, वरना हम तो आप ही की साइड है। जिस तरफ हमारे मंथन भैया जी उस तरफ उनका ये दास मुरारी। वह लड़का अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है। मंथन एक बार पलटकर गौरी की तरफ देखता है जो वहां से जा रही थी। मंथन अपनी ओपन जिप में जाकर बैठता है और अपने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ा लेता है और जाती हुई गौरी की तरफ देखकर एक साथी मुस्कान के साथ कहता है, अब हम आपको बताते हैं जिद और जुनून का मतलब। और जिप स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। इधर गौरी जब घर आती है तो देखती है घर में तैयारियां चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वह सोचती है कि शायद उसके वापस आने की खुशी में है। गौरी देखती है कि जगदीश जी वही कुछ काम कर रहे थे, वह पीछे से जाकर उनकी आंखों पर हाथ रख देती और पूछती है, बताए ये कौन है। जगदीश जी उसके हाथ पर हाथ रखकर प्यार से कहते हैं, हमारी बिटिया। गौरी उनकी आंखों से हाथ हटा देती है और उनके सामने जाकर उन्हें गले लगा लेती है। इतने में वहां प्रतीक भी आ जाता है और गौरी को वहां देख वह भी जाकर उनके गले लग जाता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वह अलग होते हैं कि वहां दुर्गा आ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। गौरी उनकी बात समझ नहीं पाती और उनसे पूछती है, पर किस लिए चाची जी। उसकी बात सुन दुर्गा कहती है, अरे लड़के वाले आ रहे हैं तुमको देखने, अब जल्दी से अंदर आकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए साड़ी रख दिए है अंदर। और बिना किसी की बात सुने अंदर चली जाती है। उनकी बात सुन गौरी अपने चाचा जी की तरफ देखती है और अपनी नजरों से ही उनसे सवाल करती है। जगदीश जी जल्दी से उसके पास जाकर कहते हैं, गौरी बस देखने आ रहे हैं आपको, तुझे पसंद नहीं होगा तो नहीं करेंगे, पर बस एक बार उनसे मिल ले अपनी चाची के लिए। गौरी जानती थी कि उसके चाचा उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए वह बस सिर हाँ में हिलाकर अंदर चली जाती है और जगदीश जी एक राहत की सांस लेते हैं। उधर ठाकुर हवेली से भी अम्मा जी, यशोदा, बलदेव और जबर निकल चुके लड़की के घर जाने के लिए। बलदेव जी जबर से कहते हैं, जरा फोन लगाए, लाडले को कहा है, आ रहे हैं कि नहीं। उनकी बात सुन जबर तुरंत मंथन को फोन कर देता है। 2 रिंग में ही मंथन फोन उठा लेता है और कहता है, कहिए काका कैसे याद किया हमें। तभी उसके कान में बलदेव जी की आवाज पती है, तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो सोचा आप भी थोड़ा कष्ट करके आ जाते। उनकी बात सुन मंथन चुप हो जाता है और मन में गौरी को याद करते हुए सोचता है, आपको देख लिया है, अब किसी और को देख कर क्या करेंगे। फिर जल्दी से कहता है, हमें थोड़ा काम है, हम नहीं आ पाएंगे, आप ही देख लीजिए। और इतना कहकर जल्दी से फोन रख देता है। बलदेव जी अब भी फोन को ही देख रहे थे।
फिर वह अम्मा जी की तरफ देखकर कहते हैं, अम्मा जी ये लड़का लड़की देखने तक नहीं आ रहा है, आपको यहाँ में वारिस क्या खाक देगा। अम्मा जी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप ही रहती है। इधर यादव निवास में सब तैयारियां हो चुकी थी और गौरी भी तैयार हो चुकी थी, तभी प्रतीक की आवाज आती है, मौ वह लोग आ गए। दुर्गा जगदीश को उनका स्वागत करने भेजती है और खुद गौरी को जाकर समझाती है कि जब बुलाए तब बाहर आ जाना, और फिर खुद भी चली जाती है। गौरी के मन में कई सवाल थे। जो वो कर रही है वह सही है या नहीं? जो हो रहा है वह सही है या नहीं? क्या उसे कुछ बोलना चाहिए या शादी के लिए हाँ कर दे? और भी बहुत कुछ। उसे बाहर से आवाजें आ रही थी। दुर्गा उन्हें ले जाकर सोफे पर बिठाती है, उन्हें पानी वानी पिलाती है और फिर गौरी को बाहर बुलाती है। गौरी धीमे कदमों से चलकर वहां आती है। उसने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो लोग उसे देखने आए थे वह और कोई नहीं बल्कि ठाकुर परिवार ही था। उसे देख सब खुश हो जाते हैं क्योंकि सबको वह दिखने में अच्छी लगी। यशोदा पूछती है, हम दिखने में तो काफी खूबसूरत हो, पढ़ाई की इतनी की है? गौरी कुछ बोलने को हुई ही थी कि दुर्गा कहती है, अब पढ़ाई लिखाई का क्या है, लड़की अच्छे से पढ़ लिख ले, इतना पढ़ाए है, पर घर का कामकाज, खाना बनाना और पूजा पाठ सब आता है इसे। पति को खुश करना आता है। इतनी देर से अम्मा जी जो चुप बैठी थी वह कहती है। उनकी बात सुन सब चौंक जाते। यशोदा बात बदलते हुए कहती है, वैसे हमारे बेटे के पीछे तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लाखों में एक है वो, खुश रहना और खुश रखना काम है उसका, और अपने परिवार पर तो जान छिकता है। बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। क्या हम उसकी तस्वीर देख सकते हैं? इस बार जगदीश जी ने कहा तो जबर जी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, और जल्दी से अपने फोन आगे करके मंथन की एक फोटो दिखाते हैं जिसे गौरी भी देखती है। उसकी तो जैसे धकने ही रुक गई हो। एक तो ये पिछड़ी हुई सोच, ऊपर से लड़का वह जिसे प्यार का मतलब तक नहीं पता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो जाती है। सब उसे ऐसे देख चौंक जाते हैं। गौरी उनकी तरफ देखकर गुस्से से कहती है, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे की झूठी तारीफ करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में? उसकी बात सुन सम सुन्न से रह जाते हैं। उन्हें ये उम्मीद तो कहीं नहीं थी। चैप्टर 3 जबरदस्ती की शादी। गौरी की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। जबर कड़े होकर गुस्से में कहते हैं, ये क्या बकवास है? उनकी बात सुनकर गौरी फिर कहती है, आपका बेटा गुंडागर्दी करता है, लोफर के साथ गुमत है, लड़कियों के एसिड डालकर जलाने की धमकी देता है, और आप कहती है कि उसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। अरे उसके जैसे पटना की हर गली में 4 मिलेंगे। और आपके बेटे से शादी करने से अच्छा है मैं किसी गली के कुत्ते से शादी कर लूं। आप चले जाइए यहाँ से। गौरी हाथ जोड़कर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। ठाकुर परिवार गुस्से में था। जबर कुछ कहने को हुआ कि अम्मा जी ने उसे रोक लिया और गौरी की तरफ देखते हुए दुर्गा से कहा, याद रखेगे ये बेइज्जती? फिर गौरी से कहती है, और तुम्हारा हिसाब तो वह करेगा जिसकी इतनी बेइज्जती की है। फिर वहां से बाहर निकल जाती है। उनके पीछे जबर और उनके पीछे बलदेव। यशोदा जाते जाते दुर्गा से कह कर जाती है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब तो मुझे भी नहीं पता कि अम्मा जी और मंथन क्या करेंगे। फिर गौरी की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि मेरे बेटा कैसा भी हो पर अपने परिवार पर जान छिकता है, और जब उसे पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है तो भगवान ही जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और वह भी चली जाती है। उनके जाने के बाद दुर्गा गौरी का आम पकड़ कर कहती है, क्यों किया तूने? ये सब नहीं करनी थी, शादी तो मना कर देती, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे उनकी नहीं पर क्या हमारी भी इज्जत नहीं है तुझे? तेरे माँ बाप के जाने के बाद तुझे पाल पोस के बड़ा किया इसलिए ताकि तू हमारी बेइज्जती ऐसे करे। दुर्गा बोले जा रही थी और गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दुर्गा गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और प्रतीक का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। अब वहां सिर्फ चाचा जी और गौरी थी। चाचा जी उसके पास जाते हैं, उससे आंसू पोंछते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। इधर ठाकुर हवेली में शाम के 4 बजे जब मंथन घर लौटा तो उसने सबको वही पाया। घर में सन्नाटा था और सबके चेहरे उतरे हुए और गुस्से में लग रहे थे।
मंथन उनसे पूछता है तो जबर जी उसे सब बताते हैं, एक एक लाइन जो गौरी ने कही और कैसे उनकी बेइज्जती की वह भी। मंथन की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, उसके हाथ में पकड़ी जिप की चाबी और मलबूती से पकता है और उसे में मौं से कहता है, तैयारी करके रखिए, 1 घंटे में आपकी बहू आपके सामने होगी, और गुस्से में वहां से चला जाता है। सबको पता था मंथन कैसा है, वह जो कहता है वह करके दिखाता है। सब बस उसे जाता हुआ देखते हैं। अम्मा जी गुस्से से कहती है, सुना नहीं, तैयारियां करो, तीसरी बहू आने वाली है, जाओ। उनकी बात सुन दोनों कर, दो बहुएं और यशोदा तीनों वहां से चली जाती है। बलदेव उनसे पूछता है, अम्मा क्या ये लड़की हमारे घर के लिए सही होगी? उसकी बात सुनकर अम्मा जी माला घुमाते हुए कहती, खूबसूरती और हिम्मत दोनों है मंथन में, और वह लड़की भी मंथन जैसी ही है, और जब माता पिता दोनों ऐसे हो तो उनका बच्चा कैसा होगा? हमें कोई मतलब नहीं है उस लड़की से, जैसे ही हम हमारा वारिस मिलेगा वह लड़की यहाँ से 9-2-11, मगर उसे पहले उसका गुरूर तो तोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। अम्मा की बात सुन दोनों भाई खामोश हो जाए हैं। दूसरी तरफ मंथन सीधा गौरी के घर जाता है और बेधक अंदर चला आता है। वहां रखे टेबल पर जोर से लात मारता है, जिसकी आवाज सुन सब वहां आ जाते हैं। मंथन की नजर सीधा गौरी पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। जिस लड़की की वजह से उसने यहाँ आने से मना किया वही लड़की है जिसने उसके परिवार को जलील करिए निकाला। ये देखकर मंथन को और गुस्सा आ जाता है। मंथन के आने के बाद वहां दो लोग और पंडित जी को देखकर आते हैं और उन दोनों के हाथ में हवन कुंड और विवाह की विधि की चीजें थी जिसे वह जमीन पर जमाने लगते हैं। गौरी ये देखकर मंथन के सामने जाकर कहती है, ये क्या गुंडागर्दी है और ये सब क्या है? मंथन गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, सच बोलने की आदत है, अच्छी बात है, हिम्मत से काम लेती हो वह भी ठीक है, पर एक काम गलत कर दिया, मंथन सिंह से पंगा नहीं लेना चाहिए था। जगदीश जी बीच में पड़ते हुए कुछ कहने को हुए कि मंथन ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, इज्जत करता हूँ आपकी पर अपने परिवार से ज्यादा नहीं, अगर आप बीच में पड़े तो मैं वो भी भूल जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। और गौरी का हाथ कस के पकड़ लेता है और हवन कुंड की तरफ ले जाते हुए कहता है, पंडित जी शुरू कीजिए। गौरी उससे छुटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक मंथन उसके एकदम करीब जाकर उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, शुश, अगर अपने परिवार को जिंदा सही सलामत देखना चाहती हो तो चुपचाप ये शादी करो। मंथन की आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि गौरी कुछ बोल ही नहीं पाती। वह एक बार अपने परिवार की तरफ देखती है तो उन लोगों पर मंथन के दोनों आदमी गन बंदूक तान कर खड़े थे। उसे बात तो गौरी क्या ही बोलती, अगर वह यहां से भागने की कोशिश भी करती है तो उसका परिवार फंस जाएगा। मंथन ले जाकर उसे हवनकूट के सामने बिठाता है। सारी रस्में होने लगती है। कन्यादान के लिए चाचा चाची को छोड़ा जाता है पर प्रतीक पर गंतान कर। कुछ ही देर में पंडित जी की आवाज सबके कानों में पड़ती है, विवाह संपन्न हुआ। गौरी की तो एक पल में जैसे दुनिया ही लुट गई हो। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वह मंथन से मिली ही क्यों, अगर वह मिलती नहीं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। मंथन खड़ा होकर बिना किसी भाव के कहता है, आखिरी बार मिल लो अपने परिवार से, क्योंकि कि आज के बाद तुम केस बड़ी जेल में बंद रहोगी जहां आजादी तो होगी पर फिर भी तुम झंझी में होगी। गौरी उसकी तरफ लाचारी से देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। एक ही पल में ये क्या हो गया उसकी जिंदगी में। मंथन उसकी तरफ देखकर कहता है, रोना आ रहा है रो लो, जितना रोना है रो लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें रोना तो आएगा पर आंखों में आंसू नहीं होंगे। तकलीफ होगी पर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होगी, मरना चाहोगी पर मौत भी नहीं होगी। पल पल ये एहसास होगा तुम्हें कि तुमने ये किया ही क्यों। जहां किसी की हिम्मत नहीं होती ठाकुर परिवार के सामने आंख उठाकर देखने की, उनसे तुमने ऐसे बात की। अब तरस आएगा खुद पर कि आखिर क्यों तुम मुझे से मंथन सिंह से उलझी। मंथन वहां से जाने लगता है और जाता जाता कहकर जाता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, बाहर आ जाना, नहीं तो कल के अखबारों में नाम होगा जगदीश जी का कि ठाकुर के बेटे से शादी तो करा दी पर लड़की रख ली। और वहां से चला जाता है। चैप्टर 4 बच्चा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। गौरी अपने चाचा जी के गले लगकर रोने लगती है और वह भी रोने लगते हैं। दुख विदाई का था या जबरदस्ती की शादी का ये तो उन्हें भी नहीं पता था।
दुर्गा उन दोनों को अलग करती है और गौरी के सामने जाकर उससे कहती है, मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर तुम्हें पाला मैंने है। शादी चाहे कैसे भी हुई हो पर उसे निभाना, क्योंकि अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो लोग तुम्हारी मौत को नहीं मुझे याद करेंगे। तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे चाचा चाची की बेइज्जती हो या उनकी परवरिश पर सवाल उठे। गौरी उन्हें गले लगा लेती है और रोने लगती है। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है। तो सब गौरी को लेकर बाहर लेकर आती है। मंथन के साथ ही जा चुके थे, वह अकेला अपनी जीप में बैठा था। गौरी को बिठाकर जगदीश जी मंथन के पास आकर कहते हैं, उसकी गलती को माफ कर दीजिएगा, अब वह आपकी पत्नी है। मंथन बिना उनकी तरफ देखे कहता है, उसकी गलती की सजा तो उसे मेरा परिवार ही देगा। और जिप स्टार्ट कर देता है। ठाकुर हवेली में तैयारियां हो चुकी थी और सब मंथन का इंतजार कर रहे थे। इतने में मंथन की जिप आकर रुकती है, पर अंदर सिर्फ मंथन अकेला आता है। उसके पीछे गौरी धीमे कदमों से आती है। उसने सर पर लाल चुन्नी ओढ़ रखी थी और वही केसरिया रंग की साड़ी। गौरी वही दरवाजे पर ही रुक जाती है। गौरी को देखकर सब उसके ही पास चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मंथन ने अपना वादा पूरा किया इसलिए खुश हो या गौरी को देखकर गुस्सा हो। अम्मा जी यशोदा को इशारा करती है तो यशोदा दरवाजे के बीच में चावल से भरा कलश रख देती है। इतने में कुछ गिरने की आवाज आती है। दरवाजे के पास पूरे फर्श पर कांच बिखरा पड़ा था और वह कांच किसी और ने नहीं, मंथन ने ही वहां फेंका था। मंथन आकर गौरी के पास खड़ा हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि वह क्या करना चाहता है। उसने खुद पैरों में जूते पहन रखे थे पर गौरी के पैरों के कुछ भी नहीं था। वह नंगे पैर थी। मंथन खुद ही उसके पैर से कलश को पैर लगवाता है और उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आता है। गौरी चिल्लाती है पर मंथन उसे नहीं छोड़ता। जब वह कांच पार होते हैं तो मंथन उसका हाथ झटके से छोड़ देता है। गौरी सीधा फर्श पर गिरती है। सब उन्हें देख रहे थे। सबको पता था कि गौरी को उसके किए की सजा मिल रही थी, क्योंकि मंथन उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। पर यशोदा को ये देखकर गौरी के लिए बहुत बुरा लगता है। वह अम्मा जी के पास जाकर धीरे से उनके कान में कहती है, अम्मा जी ऐसे तो ये आज ही मर जाएगी, फिर वारिस कैसे मिलेगा। अम्मा जी अपनी ऊंची आवाज में कहती है, मंथन करे में आकर हमसे मिलो और इस लड़की को कमरे में लेकर जाओ। सब रस्मों के हिसाब से होगा, कल इसकी मुंह दिखाए और आज सुहाग रात। उनकी बात सुनकर तो मंथन और गौरी दोनों ही चौंक जाते हैं। अम्मा जी वहां से चली जाती है और धीरे धीरे करके सब। यशोदा जाकर गौरी की उठने में मदद करती है और उसे सहारा देकर मंथन के रूम ले जाती है। उसे बिस्तर पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पैर से कांच के टुकड़े निकालने लगती है। सब मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने मंथन की और इस परिवार की बेइज्जती की। आपको बुरा नहीं लगा? गौरी उनकी तरफ देखकर पूछती है। बुरा तो लगा, और लगे भी क्यों ना, हमारे सामने हमारे बच्चे की, हमारे परिवार की बेइज्जती की तो बुरा तो लगेगा ही ना। पर क्या करे, एक मौत भी है, हम तो कैसे तकलीफ में रख सकते थे तुम्हें, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, वरना तुमसे हम एक सांस बनकर ही निपटेंगे। उनकी बात सुनकर तो गौरी दुख में भी मुस्कुरा देती है। यशोदा उसके पैरों से कांच निकालकर उसके घाव पर मरहम लगा देती है। गौरी उनसे दुखी स्वर में पूछती है, क्या अपनी बात किसी के सामने कहने की इतनी बड़ी सजा मिलती? उद्धरण चिन्ह। यशोदा उसकी बात सुनकर वैसे ही जवाब देती है, नहीं, पर मंथन के सामने उसके परिवार के बारे कुछ भी कहना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इस घर में सिर्फ मंथन ऐसा इंसान है जो इनके गलत कामों में जुड़ा हुआ नहीं है, पर अपने परिवार के लिए वह जान दे भी सकता है और गान ले भी सकता है। यशोदा इतना कहकर वहां से चली जाती है। गौरी खुद से ही कहती है, मंथन सिंह, तुम चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, मैंने भी तुम्हें इंसान नहीं बनाया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। इधर अम्मा जी के रूम के मंथन उनके सामने खड़ा था और वह झूले पर बैठी हुई थी। वह मंथन को इशारा करके अपने पास बुलाती है। अभय उनके पास झूले पर जाकर बैठता है। वह मंथन की पीठ थपथपाती है और रौब से कहती है, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम ठाकुर खानदान का खून हो, पर अब तुम्हें एक और काम करना होगा हमारे लिए। मंथन उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगता है तो वह फिर कहती है, हम इस घर का वारिस चाहिए और हम ये जानते हैं कि ये काम भी सिर्फ तुम ही कर सकते हो।
मंथन उनकी बात सुन गुस्से से कहता है, ये आप क्या कह रही है, मेरा बस चले तो मैं उस लड़की को देखूं भी ना, बच्चे तो डर की बात है। उसकी बात सुन अम्मा जी उसे समझाते हुए कहती है, हम जानते हैं कि तुम वो लड़की से बहुत नफरत करते हो, पर वही है जो हमें वारिस दे सकती है। और वैसे भी हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें अभी ही वारिस चाहिए। तुम पूरा करो अपना बदला, जो तुम्हें उसके साथ करना है वह करो, लेकिन बच्चा तो तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा। उनकी आवाज काफी गंभीर थी, जैसे वह मंथन को हुक्म दे रही हो। चैप्टर 5, ये हमारा आखिरी फैसला है। मंथन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, बड़े अम्मा, हमने उस लड़की से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि उसे उसके किए की सजा दे सके, उसे ये एहसास दिले सके कि उसने ठाकुर परिवार से पंगा लेके कितनी बड़ी गलती की है, न कि उसके साथ शादी निभाने या बच्चे पैदा करने। उसकी बात सुन अम्मा जी अपने ही रुबाब में कहती है, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, शादी चाहे जैसे भी हुई हो, बदला एक तरफ और इस घर की परंपरा एक तरफ। अपने बदले के लिए हम ठाकुर हवेली की परंपरा और रिवाज को तो नहीं भूल सकते ना। वह लड़की इस घर की बहू है और वही हमें हमारा वारिस भी देगी। ये आखिरी फैसला है हमारा। अम्मा जी अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई, पर मंथन उसके अंदर तो एक अलग ही गुस्सा था। गौरी से शादी करने का या अम्मा जी की बातों का ये कहना अभी मुश्किल था। इधर गौरी कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि आज या तो बिजली गिर जाए या तूफान आ जाए, पर मंथन कमरे में ना आए कि तभी मंथन गुस्से में जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और आकर सीधा गौरी का गला पकड़ता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से हम बंध गए हैं इस शादी में। गौरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मंथन को खुद से अलग करती है। क्या हुआ मंथन ठाकुर, टूट गई तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा जुनून, इतनी जल्दी तंग आ गए मुझसे? गौरी मुश्किल से इतना कह पाती है। मंथन उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगाता है और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर अपनी उसी गहरी डरावनी आवाज में कहता है, एक बात गांठ बांध लो, जिस दिन मेरी जिद टूटेगी उस दिन तुम्हारा गुरूर भी तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मंथन गौरी को झटके से खुद से अलग करता है और बाथरूम में चला जाता है। गौरी गिरते गिरते बची थी। वह अपने हाथ को देखती है जिस पर मंथन की उंगलियों के निशान बन गए थे, क्योंकि उसने गौरी का हाथ बहुत कसके पका था और गौरी को दर्द भी बहुत हो रहा था। कुछ देर बाद मंथन जब बाथरूम से बाहर आया, वह शर्टलेस था। उसने ब्लैक वेस्ट बनियान पहन रखी थी। वह गौरी को देखता है, वह अब भी एक तरफ खड़ी उसे ही देख रही थी। मंथन उसे देख गुस्से में उसे पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है और अंदर से ही कहता है, तुमसे शादी की है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा अपने साथ लेकर घूमूं। अब तो गौरी की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी, ना घर का ना घाट का। उसके पास तो ये हक भी नहीं था कि वह मंथन से दरवाजा खोलने को कहे। गौरी पीछे पलटकर पूरी हवेली की तरफ देखती है। इस हवेली की बनावट काफी सुंदर थी। बीचों बीच एक बड़ा सा खुला आंगन था, जिसके बीचों बीच तुलसी घा था। उस आंगन से लगकर गोल शेप में सारे कमरे थे और ऊपर वाले माले पर भी ऐसे ही कमरे थे। आंगन में खड़े रहकर पूरी हवेली पर नजर डाली जा सकती थी। तुलसीघा के सामने कुछ कदम की दूरी पर एक छोटा राधा कृष्ण का मंदिर था, जिसके सामने अब भी दिया जल रहा था। मंथन का कमरा ऊपर था। गौरी कमरे से बाहर खड़ी पूरी हवेली को देख रही थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। हल्की ठंड भी पड़ रही थी। गौरी नीचे जाती है और मंदिर के पास बिछाए हुए कारपेट पर बैठ जाती है और भगवान की मूर्ति की तरफ निराशा भरी नजरों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे किसी भी फैसले पर कभी सवाल नहीं किया है, हमेशा तुम्हारे फैसले को सराखों पर रखा है, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति रही हो तुमने हर बार मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकाला है। हर बार मेरा साथ दिया है और इस बार भी तुझी से आश है, तू ही मुझे इस हाथ से बाहर निकल सकता है। मदद कर मेरी कान्हा, मदद कर, तेरे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। गौरी वही भगवान के चरणों में माथ टेक कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाना चाहती थी, यहां से भाग जाना चाहती थी, पर खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई और वह वही बैठे बैठे ही सो जाती है।
ठाकुर हवेली, सुबह के 5 बजे। मंथन झटके से उठकर बैठकर जाता है और खुद से ही कहता है, सबके उठने से पहले उस लड़की को वापस कमरे में लाना होगा, वरना अगर बड़ी अम्मा ने उसे बाहर देख लिया तो नहीं छोड़ने वाली। और जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर आता है। बाहर आते ही उसकी नजर मंदिर में बैठी गौरी पर जाती है। वह जल्दी से नीचे आता है और गौरी के पास आकर उसे उठाने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उस गौरी का शरीर काफी ठंडा महसूस होता है। उसे ये समझने में जरा देर नहीं लगती कि क्या हुआ है। मंथन जल्दी से गौरी को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर मंथन उसे बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद बाथरूम में चला जाता है। जब मंथन बाहर आया तो उसने देखा ब्लैंकेट की गर्माहट में गौरी काफी सुकून से सो रही थी। मंथन अलमारी में से कपड़े निकाल कर पहनता है और फिर वापस गौरी की तरफ देखता है। वह अभी भी सो रही थी। मंथन कुछ सोच रहा था और इसी सोच में वह यहाँ से वहां कमरे में चक्कर काट रहा था। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। मंथन पास में पड़े पानी के जग की तरफ देखता है और पानी ग्लास में निकालता है। गौरी के पास जाता है और उस पानी को गौरी के चेहरे पर डाल देता है। बेचारी गौरी घबराकर उठ बैठती है। चैप्टर 6 अब ठीक है। ठाकुर हवेली। गौरी कुछ बोलने ही वाली थी, सामने मंथन को देखकर चुप हो जाती है। मंथन चिढ़ते हुए कहता है, इस घर का कायदा है, 7 बजे सब नीचे पहुंच जाने चाहिए, और कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, इसलिए जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। कपड़े नहीं है मेरे पास, गौरी भी उसी तरह जवाब देती है। मंथन कुछ बोलने को हुआ कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मंथन गौरी को घूरता है और जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने यशोदा लाल कपड़े से ढका एक थाल लिए खड़ी थी। वह मंथन को थाल देते हुए कहती है, ये गौरी को दे दो, मुंह दिखाई में उसे यही पहनना है और आज की आरती भी उसे ही करनी है, तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। यशोदा वहां से चली जाती है। मंथन भी थाल अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है और वह थाल गौरी के हाथों में थमाते हुए कहता है, कपड़ों का इंतजाम भी हो गया, अब जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। मंथन जानक सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप में कुछ करने लगता है। गौरी उस थाल से लाल कपड़े को हटाकर देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत गहरे हरे रंग का लेहंगा चोली थी, जिस पर गोल्डन कलर में बारीक काम किया हुआ था और उन्हीं कपड़ों से मैचिंग हरे गोल्डन कलर की ज्वेलरी भी थी। गौरी को ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह उन ज्वेलरी को ड्रेसिंग टेबल पर रखती है और कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है। गौरी दरवाजे से अपनी मुंडी बाहर करके देखती है तो मंथन सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। गौरी जल्दी से बाथरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह मंथन की तरफ देखती है। उसका ध्यान अब भी काम में था। वह धीरे से कहती है, सुनो। मंथन अपना काम करते हुए बस हम कहता है। तो गौरी फिर कहती है, इस ड्रेस में तो 2 दुपट्टे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक साथ दो दुपट्टे कैसे पहनूं। मंथन को समझ आ जाता है कि गौरी शहर में पली बड़ी लड़की है, उसे गांव के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं पता है। मंथन अपना लैपटॉप साइड में रखता है और गौरी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और झटके से उसके हाथ में से दुपट्टा ले लेता है। उसने ये इतनी जल्दी किया कि गौरी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसका दुपट्टा मंथन के हाथ में था और वह ऐसे ही खड़ी थी, उसकी चोली का गला भी डीप नेक था और उसकी गोरी कमर भी साफ दिख रही थी। अब गौरी को काफी असहज महसूस हो रहा था। मंथन उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और दुपट्टे के एक छोर को उसकी कमर में ठूस देता है। गौरी 2 कदम पीछे होती है तो अभय उसे कमर से पकड़कर वापस आगे लाता है और उसे घुरते हुए कहता है, रेप करना होता तो अब तक कर चुका होता। गौरी उसकी बात सुन जैंप जाती है और फिर वह नहीं हिलती। मंथन दुपट्टे को उसके पीछे से होते हुए उससे कंधे तक लाता है, छीर कंधे से उस दुपट्टे के दूसरे छोर को आगे लाता है और गौरी को पीन देकर कहता है, इसे चोली से अटैच कर लो। और खुद दूसरा दुपट्टा लेकर अच्छे से उसके सिर पर ओढ़ा देता है। गौरी भी उस पहले दुपट्टे को अटैच कर चुकी थी।
मंथन 2 कदम पीछे जाता है और गौरी को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपनी मुंडी हिलाता हुए बस हम कहता है। अब जल्दी करो, इतना कहकर मंथन वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। गौरी तो अब तक बस उसे देख ही रही थी। फिर गौरी भी तैयार होने लगती है। गले में एक छोटा और एक बड़ा हार, हाथों में हरी, लाल और गोल्डन चूड़ियां, माथे पर मांग में सिंदूर और उसके ऊपर मांग टिका, कानों में बड़े बाहुबली इयरिंग्स, नाक में बड़ी गोल नथ, पैरों में हजारों घुंघरुओं से जड़ी पायल जिसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजती, हाथ और पैर में आलता, आंखों में काजल, होठों पर हल्की लाली, सबसे बका उसके गले का वो मंगलसूत्र। गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल आगे से बांधे थे और पीछे से सारे खुले छोड़े थे जो कमर से भी नीचे जा रहे थे। मंथन की नजर लैपटॉप में थी जब गौरी उसके सामने जाकर खड़ी हुई। मंथन ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर गौरी को देखा तो बस देखता ही रह गया। गौरी उसे से ठीक लगने का इशारा करती है तो मंथन अपनी जगह से उठता है और उसकी ही आंखों से काजल निकाल एक टिका उसके कान के पीछे करता है और एक टिका उसकी करम पर करके कहता है, अब ठीक है। फिर वह गौरी के सर पर ओढ़े दुपट्टे से उसे के चेहरे को ढक देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आता है। गौरी घूंघट के अंदर से ही पूछती है, यह किस लिए? मंथन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि आज तुम्हारी मुंह दिखाई है और सब तुम्हारा मुंह देखने के बदले तुम्हें गिफ्ट देंगे, इसलिए। मंथन गौरी को लेकर नीचे आता है तो सब वही थे और उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। किसी को गौरी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था पर उसे कोई भी ये सोच सकता था कि वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। यशोदा गौरी के पास जाकर कहती है, पहले आरती करते हैं फिर नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद सब ठाकुर परिवार की छोटी बहू को देखने आएंगे। यशोदा गौरी का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की तरफ ले जाती है, सब उसी तरफ आ जाते हैं। यशोदा गौरी के चेहरे से दुपट्टे को थोड़ा सा ऊपर करती है ताकि वह आरती कर सके। फिर यशोदा उसे आरती का थाल देती है और उससे धीरे से पूछती है, कर लोगी ना? गौरी बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर सब उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हो जाती है। गौरी आरती करने लगती है और साथ में गाने भी। डॉट 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 डॉट। मन बसिया, ओ कान्हा, रंग रसिया, ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गूंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सार भुवन, इन चरणों में फूल चाने, आए तेरी राधा मोहन, मन बसिया, ओ कान्हा, रंग रसिया, ओ कान्हा, मैं बावरिया सुध बुध भूली, मुझको लागी तेरी लगन, तेरे द्वारे सांझ सकारे, तेरा नाम जपे मेरा मन, जो है मेरा सब है तेरा, तुझ पे है ये जीवन अर्पण, इन चरणों में फूल चाने, आए तेरी राधा मोहन, मन बसिया, ओ कान्हा, रंग रसिया, ओ कान्हा। चैप्टर 7 एक पायल नहीं है। ठाकुर हवेली। गौरी आरती खत्म कर अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है, कान्हा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, पर तू तो सब जानता है, तू ही कुछ कर और सब ठीक कर दे। मंथन भी अपने मन में आंखें बंद किए ऐसा ही कुछ मांग रहा था। ये क्या किया आपने कान्हा? हमने तो सोचा था कि इस लड़की को सबक सिखाएंगे पर आपने तो हमें ही फंसा दिया, ऊपर से बड़ी अम्मा का ये हुक्म, हम तो पागल हो जाएंगे सोचते सोचते, अब आप ही कुछ सोचिए। अम्मा जी प्रार्थना कर रही थी कि अब हमारे तीसरे पोते की शादी भी हो चुकी है तो अब तो आप हमें एक पोता दे दो बस, और कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। यशोदा भी अपने मन में प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जल्दी से उनके बेटे और बहू को एक कर दे और वह हमेशा साथ रहे। गौरी थाल को अपने माथे से लगती है और फिर आंखें खोलती है और पीछे मुड़ती है, सबको आरती देने के लिए तो सब उसे ही देख रहे थे। यशोदा उसके आस आकर कहती है, तुम इतना अच्छा गाती हो, हमें तो पता ही नहीं था। गौरी उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर वह आरती लेती है और गौरी सबको आरती देने लगती है। वह बलदेव और जबर के पास जाती है तो वह दोनों शक बने खड़े थे। गौरी का आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, वह धीमी आवाज में कहती है, मैंने जो कुछ भी किया और कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे और इस पूरे परिवार से माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गौरी को अफसोस था, वह उन सब से वह नहीं कहना चाहती थी,
उसे तो बड़ों से ऐसे बात करना भी सही नहीं लग रहा था, पर जब उसने मंथन की फोटो देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने गुस्से में इतना कुछ कह दिया। पर उसकी भी सजा उसे मिल गई। मंथन ने उससे जबरदस्ती शादी की और उसे ठाकुर हवेली ले आया। बलदेव सख्त लहजे में कहते हैं, ठीक है तुम्हें माफ किया, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। वरना तुम भी देखती कि ठाकुर परिवार क्या कर सकता है और क्या नहीं। जबर ने ये बात काफी गुस्से में कही। बलदेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करवाया और दोनों ने आरती ली। सबको आरती देने के बाद अंत में गौरी अम्माजी के पास गई, जो वही आंगन में लगाए झूले पर बैठी थी। वो कुछ कहने को हुई कि अम्माजी ने उससे हाथ का इशारा करके रोक दिया और आरती लेने के बाद कहा, अगर तुमने अपना फर्ज निभाया, ठाकुर परिवार की बहू और मंथन ठाकुर की पत्नी बनकर रही, तो हम तो तुम्हें ऐसे ही माफ कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन गौरी को अपनी चाची की कही बात याद आती है। वह सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है और थाल ले जाकर वापस मंदिर में रख देती है। यशोदा सबको नाश्ते के लिए चलने को कहती है और गौरी को भी अपने साथ लेकर जाती है। तो गौरी उनसे पूछती है, आज हमारी पहले रसोई है क्या? उद्धरण चिन्ह। यशोदा उससे कहती है, नहीं, नाश्ते के बाद ही मुंह दिखाई होगी, जो दोपहर के खाने तक चलेगी, इसलिए रसोई की रस्म और पग फेरे की रस्म दोनों कल होगी। मतलब शादी की सारी रस्में होगी। गौरी मासूमियत से कहती है तो यशोदा मुस्कुरा कर कहती है, शादी भी तो हुई है ना, तो शादी की रस्में भी होंगी। यशोदा रसोई घर में जाते हुए कहती है, रसोई की रस्म नहीं है, पर आज खाना तुम्हें ही परोसना है। गौरी उनके पीछे जाते हुए अपना घूंघट हल्के से उठा के कहती है, क्या मैं ये घूंघट हटा सकती हूँ? यशोदा पीछे मुड़कर जल्दी से घूंघट नीचे करती है और कहती है, आज आज तो रखना ही पड़ेगा, कल से मत रखना भले। गौरी बस हम कहती है और वह उनके पीछे किचन तक जाती है। गौरी को महसूस होता है कि घूंघरू की आवाज सिर्फ एक ही पैर के हिलने पर आ रही है। वह अपने लहंगे को थोड़ा सा ऊपर करके अपने पैर में देखती है तो उसके एक पैर में पायल नहीं थी। गौरी खुद से ही कहती है, ये पायल कहाँ गई, अभी तो पैर में ही थी। गौरी जैसे ही पायल देखने के लिए मुड़ी की किसी से टकरा गई। गौरी जैसे ही गिरने को हुई कि उस शख्स ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाई। अपनी करम पर उसके ठंडे हाथों को महसूस करते ही गौरी सिरह उठी। वो कोई और नहीं, मंथन ही था। गौरी का आधा चेहरा तो ढका हुआ था, सिर्फ उसके वह हल्के लाल होंठ दिख रहे थे, जो घबराहट की वजह से कांप रहे थे। मंथन की नजर उन पर ही थी। वह उसके होंठों के करीब जाने लगता है, सब कुछ भूलकर। जैसे ही वह गौरी के होंठों को चूमने वाला था कि रसोई घर से यशोदा बाहर आते हुए कहती है, क्या हुआ, कहाँ रह गई? मंथन जल्दी से गौरी से अलग होता है और अपनी शर्ट ठीक करने लगता है। यशोदा ने उन दोनों को नहीं देखा था। वह गौरी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, चलो। फिर मंथन की तरफ देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंथन गौरी के हाथ में पायल देकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। यशोदा गौरी की मुट्ठी खोलकर देखती है, उसमें पायल थी। पायल देखकर यशोदा उसके पैर को देखती है तो उसमें एक पायल नहीं थी। वह बस मुस्कुराती है और वहां से गौरी को बिना कुछ कहे चली जाती है। गौरी खुद से ही कहती है, ये क्या हुआ, अभी उसके छूते ही कट सा क्यों लगा? इधर मंथन भी यही सोच रहा था, ये क्या हो रहा था मुझे अभी, क्यों मैं उसके पास जा रहा था? वो तो गौरी है ना, जिससे मैं नफरत करता हूँ, फिर ये क्या था? चैप्टर 8, हिंग और शहद। ठाकुर हवेली। गौरी पायल पहन लेती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर थे। कामिनी, सुरीली और गौरी सबको खाना परोसती है। आज अम्माजी ने यशोदा को भी बिठा दिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि आज सिर्फ घर की बहुएं खाना परोसे। खाना परोसने के बाद तीनों बहुएं एक तरफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें सबके खाने के बाद खाना था। अचानक मंथन को बहुत तेज खांसी आने लगती है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। सब ये देखकर घबरा जाते हैं। यशोदा जल्दी से मंथन के पास जाती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। अम्माजी गुस्से में यशोदा से कहती है, तुमने फिर मंथन के खाने में हिंग डाल दी, जानती हो ना उसे एलर्जी है फिर भी। गौरी जैसे ही ये सुनती है कि मंथन को हिंग से एलर्जी है तो वह जल्दी से भागकर रसोई की तरफ जाती है। मंथन को अब और ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। बलदेव चिल्लाकर कहते हैं, अरे कोई डॉक्टर को फोन करो।
कमल जैसे ही फोन करने वाला होता है कि गौरी एक कटोरी में शहद लेकर मंथन के पास आ जाती है और चम्मच में शहद लेकर उसे खाने के लिए कहती है, पर मंथन की कुछ भी खाने जैसी हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी। गौरी खुद ही अपनी उंगली से शहद लेती है और उसे मंथन को खिलाती है। सब गौरी को देख रहे थे पर कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। गौरी ऐसे ही 2-3 बार मंथन को शहद चटाती है। कुछ ही देर में मंथन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गौरी एक हाथ से उसकी पीठ सहला रही थी। अब मंथन बिल्कुल शांत था। वह ऊपर की तरफ मुंह करता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। फिर वह गौरी की तरफ देखता है जो अभी तक उसे बेचैनी से देख रही थी। मंथन धीमे स्वर में कहता है, मैं ठीक हूं। उसकी बात सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं और गौरी भी अपने सेंस में वापस आती है और जाकर फिर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। अम्माजी गुस्से में यशोदा की तरफ देखकर कहती है, जब तुम्हारे बेटे को हिंग से तकलीफ है तो बार बार ये बात क्यों भूल जाती हो? इस महीने में ये दूसरी बार हुआ है जब तुमने मंथन के खाने में हिंग मिलाई है। जानती हो ना तुम कितनी खतरनाक है हिंग उसके शरीर के लिए, फिर भी ये गलती। मंथन अम्माजी को शांत कराते हुए कहता है, बड़ी अम्मा हो गई होगी गलती, जानबूझकर थोड़ी ना मौ ऐसा कुछ करेगी, और वैसे भी अब ठीक है हम तो जाने दीजिए इन बातों को और नाश्ता करिए। इतना कहकर मंथन जैसे ही चम्मच उठाकर खाने वाला होता है कि गौरी जोर से कहती है, रुक जाए। उसकी आवाज सुन सब उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं तो गौरी मंथन के पास आकर उसके आगे से प्लेट हटा देती है और उसे फल देते हुए धीमी आवाज में कहती है, जब हिंग है तो पूरे खाने में ही होगी। उद्धरण चिन्ह। मंथन उसके हाथ से फल ले लेता है और उसे लेकर खड़े होते हुए सबकी तरफ देखकर कहता है, मुझे कारखाने में काम है तो मैं चलता हूँ। और जैसे ही जाने लगता है कि अम्माजी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक शादी की रस्में खत्म नहीं हो जाती। उद्धरण चिन्ह। पर मेरा क्या काम है, मुंह दिखाए तो इसकी है ना? मंथन गौरी की तरफ इशारा करके कहता है। हाँ तो वो पत्नी नहीं है क्या तुम्हारी? तुम भी रस्मों में शामिल रहोगे, बस कह दिया हमने, और हाँ तोहफा तो तुम्हें भी देना है। मुंह दिखाई का अपनी पत्नी को तो ले आओ जाकर, अम्माजी अपने अंदाज में कहती है। अरे पर हम क्या करेंगे यहाँ रहकर, हमें कौन सी रस्म पूरी करनी है, और पूरा पत्नी होने का अधिकार तो दिलवा दिया आपने, इसे अब क्या दें हम? मंथन चिढ़ते हुए कहता है। पूरे घर में या कहे गांव में सिर्फ मंथन ऐसा था जो अम्माजी के सामने बोल सकता था या जिसकी बात अम्माजी सुनती थी। शायद इसलिए क्योंकि मंथन घर का सबसे छोटा बेटा और सबसे समझदार इंसान था। वह बचपन से ही अम्मा जी की के पास ही पला बड़ा था और एक वही था जो अम्मा जी को बड़ी अम्मा कहता था। सब घरवाले उन दादी पोते की बातें सुन मंद मंद हंस रहे थे। हम नहीं आने वाले, इतना कहकर मंथन सेब हाथ में लिए वहां से जाने लगता है तो अम्मा जी पीछे से कहती है, ठीक है तो वापस हवेली में मत आना, चले जाना अपने उस राधे और मुरारी के घर। मंथन गुस्से में कराहता है, तोहफा लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं वापस। इतना कहकर मंथन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं। बलदेव अम्माजी से कहते हैं, सच अम्मा, इतना बड़ा हो गया है ये, इतना समझदार है, पर आपके सामने आते ही बच्चा बन जाता है बिल्कुल। अम्माजी दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा के कहती है, बने भी क्यों ना, हमारा लाडला जो है, हमारी शान, हमारा गुरूर है हमारा मंथन। फिर थोड़ी फिक्र से कहती है, बस डर लगता है कभी कभार कि कहीं हमारा गुरूर टूट ना जाए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बलदेव जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा उसे, लाखों में एक है वो, जितना बड़ा दिल है उसका उससे कई गुना बड़ा जिगर और हिम्मत है उसकी, 100 को एक साथ हराने का दम रखता है वो, और उतना ही समझदार भी है। अम्मा जी बस हम कहती है। सब अपना खाना खत्म करते हैं और फिर यशोदा तीनों बहुओं को भी खाना खा लेने के लिए कहती है। सबके जाने के बाद तीनों खाना खाने लगती है। कामिनी गौरी से पूछती है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना घर में? गौरी उसकी बात सुनकर कहती है, सच कहो तो जब मैंने ठाकुर परिवार का नाम सुना था तो मुझे लगा था कि यहाँ बस मारपीट और लड़ाई झगड़े ही होते होंगे, पर यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ भी लोग खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। बड़ों को माफ करना आता है और छोटों को माफी मांगना। तब तो हमारी खूब जमेगी, हम तीनों देरानी जेठानी साथ में रहेंगे, इस बार सुरीली ने कहा तो उसकी बात सुन दोनों मुस्कुरा देती है।
और इधर यशोदा गहरी सोच में थी। हमने तो बहुत ख्याल रखा था कि मंथन के खाने में हिंग ना जाए, फिर कैसे? पिछली बार हमें लगा शायद हम ही भूल गए होंगे, पर फिर से कैसे? अब तो हमें पक्का यकीन है किसी ने ये जानबूझकर किया है, मंथन को नुकसान पहुंचाने के लिए। पर किसने? क्रमशः चैप्टर 9 मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूं। ठाकुर हवेली। गौरी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी और सारे मेहमान आने लगे थे। सब आकर गौरी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखते और उसे कुछ तोहफा, कपड़े, गहने, पैसे देते। धीरे धीरे कर सारे मेहमान आ गए और सबने मुंह दिखाई की रस्म भी कर दी। अब बस इंतजार था तो सिर्फ मंथन का, जो सुबह से निकला हुआ था पर अब तक वापस नहीं आया था, और मुंह दिखाई की रस्म भी खत्म होने वाली थी। सबको मंथन की चिंता हो रही थी, शिवाय गौरी के। उसे पता था कि मंथन इस शादी को इतनी आसानी से तो नहीं अपनाने वाला, वह कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अभी गौरी ये सब सोच ही रही थी कि सामने से मंथन आता दिखाई दिया, जो खाली हाथ था। यशोदा उसे देख उसके पास जाती है और उससे पूछती है, कहाँ रह गए थे तुम? रस्म भी पूरी होने वाली है और अब आ रहे हो, और कोई तोहफा नहीं लाए बहू के लिए? मंथन गौरी की तरफ देखकर कहता है, तोहफा ही तो ला रहे थे माँ। और इतना कहकर मंथन दरवाजे के आगे से हट जाता है तो उसके पीछे दुर्गा, जगदीश और प्रतीक आ रहे थे। उन्हें देख सबके चेहरे के भाव कठोर हो गए थे। मंथन सबकी तरफ देखकर कहता है, ये हमें यही हवेली के बाहर मिल गए थे तो हम इन्हें साथ ले आए। मंथन को कोई कुछ नहीं कहता, पर गौरी, वह तो अपने परिवार को वहां देख जैसे फूली नहीं समा रही थी। मंथन गौरी की तरफ इशारा करते हुए यादव परिवार से कहता है, अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे आप? उसके बात सुनकर जगदीश जी जल्दी से गौरी के पास जाते हैं। गौरी को देखकर उनकी आंखें छलक उठती है। वह गौरी को अपने साथ आया तोहफा देते हैं और उसकी बलाई लेते हैं। मंथन गौरी के हाथ में तोहफा देखते ही उसके पास चला जाता है और उसके हाथ से तोहफा लेते हुए कहता है, अरे हम भी तो देखें कि ससुर जी हमारी पत्नी के लिए क्या लाए हैं। मंथन बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक बहुत खूबसूरत बनारसी साड़ी थी। मंथन उस साड़ी को जमीन पर फेंक देता है और ऊंची आवाज में कहता है, छी, ये साड़ी लाए हैं आप ठाकुर खानदान की बहू के लिए? अरे इससे अच्छी साड़ियां तो हमारे यहाँ के नौकर पहनते हैं, और आप अपनी बेटी के लिए ये साड़ी लाए हैं? अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी ही इज्जत का ख्याल कर लिया होता। खैर गलती भी हमारी ही है, हमें आपकी जगह गली के किसी कुत्ते से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए था। कम से कम वह हमारी इज्जत का ख्याल तो रखता। उद्धरण चिन्ह। अब सबको समझ आ गया था कि मंथन उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया था। वह अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, और उसने ये बदला बखूबी लिया। गौरी को ये सब देख बहुत बुरा लग रहा था। वह कुछ बोलने को हुई कि मंथन ने फिर कहा, राधे। राधे का नाम पुकारने पर राधे आता है और मंथन को एक बॉक्स थमा देता है। यादव परिवार तो जैसे उससे आंख तक नहीं मिला पा रहे थे, उन्हें बहुत अपमान महसूस हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मंथन उस बॉक्स को खोलता है तो जगदीश जी और दुर्गा दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो साड़ी वह लाए थे वह तो मंथन के हाथ में थी, फिर उसने फेंकी वो साड़ी कौन सी थी? मंथन उनसे नर्म लहजे में कहता है, चौंक गए कि यहाँ क्या हो रहा है? आप लाए वह साड़ी तो यहाँ है, फिर फेंकी वो साड़ी कौन सी थी? मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ। मंथन वह साड़ी गौरी की गोद में रख देता है और खुद अपने दोनों हाथ जोड़कर जगदीश जी और दुर्गा के सामने खड़े हो जाता है और पश्चाताप के भाव से कहता है, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया और आपकी बेटी को सबक सिखाने के लिए किया। अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ करना। मंथन अपने दोनों हाथ नीचे कर लेता है और आंख उठाकर जगदीश जी से कहता है, अब आपको भी लग रहा होगा ना कि माफी मांगने से गलती तो नहीं धुलती? जो करना था कर दिया, अब माफी मांग रहा है। और आपका तो शायद मन तक नहीं है हमें माफ करने का, है ना? पर हमारे परिवार ने आपकी बेटी को माफ कर दिया। उन्होंने एक मिनट नहीं सोचा कि आपकी बेटी ने उनके साथ क्या किया, बस उन्होंने इसे माफ कर दिया। अरे हमारी माँ तो आपकी बेटी को बहू कम बेटी ज्यादा मानने लगी है। उद्धरण चिन्ह। मंथन एक गहरी सांस भरता है और एक नजर सब पर डालता है और फिर कहता है, मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है और अब आप सब जा सकते हैं। मंथन की बात सुन सारे मेहमान वहां से जाने लगते हैं।
मंथन जगदीश जी के सामने फिर हाथ जोड़कर कहता है, हमें माफ कर दीजिए, सच में हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, पर बस एक बार आपकी बेटी को ये महसूस करवाना था कि कैसा लगता है जब हमारे परिवार की कोई बेइज्जती करता है तो। मंथन फिर अपने परिवार की तरफ देखकर कहता है, आप लोग बहुत महान हैं, किसी को भी माफ कर सकते हैं, पर हम नहीं है। हम ना आज इस लड़की को अपना सकते हैं और ना ही आगे कभी अपनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मंथन इतना बोलकर वहां से बिना किसी की बात सुने ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। यशोदा जगदीश जी के पास जाकर कहती है, कहा था ना हमने, लाखों में एक है हमारा मंथन, वो अपने परिवार के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। उद्धरण चिन्ह। यशोदा एक बार गौरी की तरफ देखती है और जगदीश जी से कहती है, अपनी बेटी से मिलकर जाइएगा। उद्धरण चिन्ह। यशोदा वहां से चली जाती है और धीरे धीरे सारे घरवाले वहां से चले जाते हैं। अब वहां कोई था तो वह सिर्फ गौरी और उसके परिवार वाले थे। चैप्टर 10 वादा करो, इस शादी को टूटने नहीं दोगी। जगदीश जी जाकर गौरी को अपने गले लगा लेते हैं। दोनों खामोश थे पर दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दुर्गा उन दोनों को अलग करती है। दुर्गा उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहती है, ऐस बड़ी कई मुश्किलें आएंगी तुम्हारी जिंदगी में, पर तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें डटकर सामना करना है। वह पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें हराने की, पर तुम सबसे लड़कर भी इस रिश्ते को निभाओगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि कभी हार नहीं मानोगी। गौरी आंखों में आंसू लिए उसे निराशा से देखती है। जगदीश जी दुर्गा से गुस्से में कहते हैं, पागल हो गई हो क्या? इन जानवरों के बीच अपनी बच्ची को छोड़कर जाने की बात कर रही हो? अरे दिल नाम की चीज तुम्हारे अंदर है कि नहीं? माना कि तुम गौरी से प्यार नहीं करती, तुमने उसे बेटी कभी नहीं माना, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे यहाँ छोड़कर जाओ। दुर्गा गौरी की तरफ देखकर कहती है, पागल नहीं हूं मैं जगदीश जी, पागल नहीं हूं। ये सच है कि मैंने गौरी को कभी अपनी बेटी नहीं माना, पर अब मैंने गौरी से एक मोह वाली उम्मीद जरूर लगा ली है। वह गौरी का हाथ पकड़कर प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। डॉट 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 हर शादी में चुनौतियां और मुसीबतें आती ही है गौरी, पर हमें उनसे लड़कर अपना घर बचाना और बसाना पड़ता है। मंथन गर्म खून है, जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो शायद उतनी ही वह भी तुमसे करता है। पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें पुराने सारे गीले शिकवे मिटाने पड़ेंगे। और देखना, जब मंथन खुद इस रिश्ते को अपनाएगा ना वो तुम्हें कुछ होने देगा और ना ही हमें तकलीफ पहुंचाएगा। छोड़ी हुई औरतों का समाज में कोई वजूद नहीं होता गौरी। वादा करो कि तुम अपनी शादी को टूटने नहीं दोगी। गौरी को पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी के बाद से दुर्गा का उसके लिए प्यार जो कभी था ही नहीं वह बढ़ गया था। जो चाची उसे कभी चाची का प्यार नहीं दे पाए, आज वो उसे मां बनकर सिख दे रही थी। इस प्यार के लिए तो गौरी सौ दर्द जेल ले, फिर मंथन क्या चीज है। वह दुर्गा के हाथ में हाथ रखकर अपना सिर हाँ में हिलाती है तो दुर्गा प्यार से उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद वह वहां से चले जाते हैं। जगदीश जी तो जाने को तैयार नहीं थे, पर दुर्गा उन्हें समझाकर ले जाती है। अब गौरी को मंथन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी से ऊपर अपने रूम में जाती है। मंथन यहाँ अपनी ही धुन में था। वह अलमारी में से अपने लिए टी शर्ट निकालता है। उसकी नजर अलमारी में रखे गौरी के कपड़े और सामान पर जाती है। उसे याद आता है कि उसकी मां ने कहा था कि गौरी का सामान जल्दी ही आ जाएगा, और वह सामान आ भी चुका था। मंथन चिढ़ते हुए टी शर्ट लेकर अलमारी का बंद कर देता है। गौरी कमरे में आते ही कहती है, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, मुझे और मेरी फैमिली को बेइज्जत करने के लिए। मंथन बिना उसकी तरफ देखे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह क्या दिमाग पाया है। सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें समझ में आया है कि हमने ये सब जानबूझकर किया है। गौरी चिढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मंथन उसकी तरफ देखकर गंभीर लहजे में कहता है, हमारे रूम से बाहर जाओ। गौरी उसे हैरानी से देखने लगती है तो मंथन फिर वही बात दोहराता है, हमने कहा बाहर जाओ, और हमारे कमरे में हमारी इजाजत के बगैर कभी मत आना। गौरी को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है।
वह गुस्से में कहती है, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने मुझसे शादी की है और अब मैं आपकी पत्नी हूं और मेरा पूरा हक है इस रूम में आने का, यहां रहने का। मंथन, जो कि अभी शर्ट चेंज करने के लिए अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं। उसकी शर्ट का सिर्फ एक बटन लगा हुआ था, बाकी सारे बटन खुले थे। मंथन झटके से गौरी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में कर लेता है और उसकी तरफ बने लगता है। गौरी उसे ऐसे देखकर थोड़ी डर जाती है। वह उससे लखाती जबान में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? मंथन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमारी पत्नी हो ना तुम तो सोच रहे हैं, आज तो पति का अधिकार मांग ही ले। गौरी उसकी बात सुनकर और ज्यादा घबरा जाती है। मंथन के कदम गौरी की ओर बढ़ते जा रहे थे और गौरी के कदम पीछे पीछे। वह डरते हुए कहती है, माँ, मतलब क्या है तुम्हारा? अचानक गौरी रुक जाती है, क्योंकि उसके पीछे दीवार थी। वह घबरा कर एक बार पीछे देखती है और फिर मंथन को। मंथन उसके एकदम करीब आकर कहता है, पत्नी होना हमारी तो निभाओ पत्नी धर्म और खुश करो पति को। गौरी मंथन को अपने इतने करीब देखकर आंखें बंद कर लेती है। उसे डर तो लग रहा था, पर वो मंथन को ऐसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। वह अपनी आंखें खोलकर मंथन से कहती है, दूर रहो मुझसे। मंथन उसके आधे डरे आधे गुस्से वाले चेहरे को देखकर कहता है, जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो भला कोई कैसे दूर रहे। मंथन उसके और करीब जाने लगता है। चैप्टर 11 सॉरी। ठाकुर हवेली। गौरी की आंखें बंद थी और मंथन को उसे ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था गौरी के साथ कुछ भी करने का। वह बस गौरी को परेशान कर रहा था। गौरी डरते हुए अपनी आंखें खोलती है। मंथन उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो गौरी उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से काट लेता है। मंथन उसे अपना हाथ छुड़वाता है, पर हाथ छुड़वाने के चक्कर में वह उसे थप्पड़ मार देता है। मंथन का हाथ काफी भारी था। उस थप्पड़ की वजह से वह एक तरफ झुक जाती है। वह अपना एक हाथ गाल पर रखकर मंथन की तरफ देखती है। मंथन दर्द की वजह से अपना हाथ झटक रहा था, पर उसकी नजर अब भी गौरी पर थी। वह अपने हाथ की तरफ देखता है जिसे खून निकल रहा था और दांत के निशान भी बन चुके थे। मंथन एक नजर गौरी पर डालता है और उसे बिना कुछ कहे वहां से वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह अपना हाथ धोकर वापस बाहर आता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खुद ही अपने घाव पर दवाई लगाने लगता है। गौरी अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी। मंथन को ऐसे देखकर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया है। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह धीरे से फुसफुसाती है, सॉरी। पर मंथन ने ये सुन लिया था। वह उसे तंज कसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो आदत है तुम्हारी, किसी को भी चोट पहुंचाना, वो भी अनजाने में, और फिर सॉरी कह देना। मंथन की बात सुनकर गौरी को काफी बुरा लगता है। वह सुबकते हुए कहती है, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मंथन अपने घाव पर दवा लगाते हुए कहता है, बिल्कुल, तुमने कभी किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाए ही कहा है। उद्धरण चिन्ह। अब गौरी चिढ़ गई। वह मंथन की तरफ बढ़ती है और अचानक उसके हाथ से रुई छीन लेती है और उसकी चोट पर दवा लगाते हुए गुस्से में बोलने लगती है, गलती क्या सिर्फ मेरी थी? तुमने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो अनजाने में एक गलती की, पर तुमने मुझे उसकी सजा भी दे दी और ज्यादा ही दी है। मेरे परिवार को यहाँ बुलाना, उनकी बेइज्जती करना, मुझसे जबरदस्ती शादी करना, मुझे चोट पहुंचाना, और कितनी सजा दोगे मुझे मेरी एक गलती की? आखिरी लाइन गौरी मंथन की आंखों में देखकर बोलती है। उसने अब तक मंथन के हाथ में पट्टी कर दी थी। मंथन उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहां से जाने लगता है कि उसके कानों में गौरी की आवाज पती है। गौरी रुआंसी आवाज में कहती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की, मुझसे बदला लेने के लिए, पर मैं इस शादी को निभाने के लिए तैयार हूँ, अपने परिवार के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? इस शादी को एक मौका नहीं दे सकते? वैसे तो तुम बड़े कहते हो कि तुम अपने परिवार के लिए जान दे भी सकते हो और जान ले भी नहीं सकते हो, तो क्या तुम अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकते? मंथन एक बार पलटकर उसकी तरफ देखता है। उसके दिमाग में कल से लेकर आज तक की सारी बातें घूमने लगती है।
जब से वह गौरी को लेकर आया था, गौरी ने एक बार भी उसके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, ऊपर से जो उसे कहा जा रहा था वो वह सब कर रही थी, और आज भी वह अपने परिवार की बेइज्जती को चुपचाप सह रही थी उसके परिवार की इज्जत के लिए। मंथन अपने हाथ की तरफ देखता है जहां गौरी ने पट्टी की थी। वह एक नजर गौरी की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गौरी वही दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब शाम के 7 बजे बज चुके थे। यशोदा और दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बना लिया था, पर किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी के भी गले से कहानी वाला उतरने वाला था। पर फिर भी यशोदा ने सबके कमरों में खाना भिजवा दिया था ताकि अगर रात को भूख लगे तो। ठाकुर हवेली में 7 बजे सब घर आ जाया करते थे और शाम के 7:30 को रात का खाना खा लिया जाता था। और ये नियम था कि 7 बजे सबको हवेली में मौजूद रहना है। मंथन कहीं बाहर गया था पर वह भी 7 बजे तक घर आ गया था। वह सीधा अपने कमरे में जाता है तो उसकी नजर सामने दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठे बैठे सो रही गौरी पर जाती है। वह उसे ऐसे देखकर उसके लिए बेड के साइड में नीचे जमीन पर एक बिस्तर लगा देता है। क्योंकि उसके कमरे में सिंगल सोफा था तो कोई उस पर तो नहीं सो सकता था, और मंथन नहीं चाहता था कि गौरी उसके पास बेड पर सोए, तो वह उसे जमीन पर लगाए बिस्तर पर सुला देता है और ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और खुद उसी की साइड में बेड पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। वह उसके चेहरे को निहारते हुए मन में कहता है, तुम्हें पहली बार देखते ही तुम पर फिदा हो गए थे। सोचा था तुम्हें मनाएंगे और फिर तुमसे शादी करेंगे, पर तुमने हमारे हर सपने पर पानी फेर दिया हमारे परिवार की बेइज्जती करके। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़की को हमने अपने लिए चुना होगा वह ऐसा करेगी। जब हमें पता चला कि तुम वही लड़की हो जिसने हमारे परिवार को जलील करके अपने घर से निकाला है, हम हैरान थे, लेकिन अगले ही पल हमें तुमसे नफरत सी हुई और हमारी पसंद ही हमारी नापसंद बन गई। मंथन यही सब सोचते सोचते बिस्तर पर लेट जाता है और गौरी को देखते देखते उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी नहीं पता। कुछ देर बाद जब यशोदा उनके कमरे में खाना लेकर आती है तो वह उन दोनों को अलग अलग सोए हुए देखती है, पर उसे वह अलग लगे दूर नहीं, वह दूर से ही उन्हें देखती है और मन में कहती है, बहुत जल्दी ये दूरी भी खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या, पर हमने मंथन की आंखों में गौरी के लिए जितनी नफरत देखी है उतना ही प्यार भी देखा है। पर क्यों? यशोदा खाने की प्लेट वही रखकर कमरे का दरवाजा ठीक से बंद करके वहां से चली जाती है। क्रमशः चैप्टर 12 वही जो तुम समझी। ठाकुर हवेली। सुबह के 6 बजे मंथन की आंख पानी के छिंटों से खुलती है। वह अपने चेहरे पर से पानी पोंछता है। अचानक उसकी नजर अपने बाल सुखा रही गौरी पर पड़ती है। उसके वह लंबे बाल जिसमें से पानी टपक रहा था, वह शायद अभी अभी नहा कर आई थी। उसने बेहद खूबसूरत पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी जिसका ब्लाउज लाल रंग का था। उसने अभी साड़ी अच्छे से बांधी नहीं थी, शायद बाथरूम की वजह से। गौरी टॉवल साइड में रखती है और अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से हटाकर ठीक करके फिर वापस रखती है, और ऐसे ही वह वापस अच्छी तरह से साड़ी पहनती है और फिर जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ जाती है। पायल और मंगलसूत्र उसने पहले से पहन रखे थे। वह चूड़ियां, कमरबंद, झुमके ये सब पहनती है। सिर पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी लगाती है, काजल लगाया और फिर आखिर में सिंदूर लगाती है। सिंदूर लगाने के बाद जब गौरी अपना हाथ नीचे करती है तो आईने में ही वह मंथन को देखती है जो उसे ही देख रहा था। गौरी को लगता है कि मंथन अभी ही उठा होगा तो वह उसे कुछ नहीं कहती है। गौरी अपनी जगह से खड़ी होती है कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। गौरी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने यशोदा ही थी। गौरी झुककर उनका आशीर्वाद लेती है। यशोदा उसे खुश रहने का आशीर्वाद देती है और फिर कहती है, हम तो तुम्हें उठाने आए थे, सोचा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें वक्त पर उठा दे, पर तुम तो हमसे भी पहले तैयार हो गई। गौरी मुस्कुराकर जवाब देती है, जी वो पहले से जल्दी उठने की आदत है, इसलिए कल तो ठीक से सो नहीं पाए इसलिए सुबह आंख नहीं खुली थी। ठीक है, जल्दी नीचे आ जाना, यशोदा प्यार से उसके गाल को छूकर कहती है और फिर वहां से चली जाती है। गौरी दरवाजा बंद करके पलटती है तो देखती है कि बिस्तर पर मंथन नहीं है। शायद वह बाथरूम में है, ये सोचकर गौरी उसका बिस्तर ठीक कर देती है।
कुछ देर बाद मंथन सिर्फ जींस पहने बाहर आता है। गौरी उसे ऐसे देख जल्दी से पलट जाती है और अपनी आंखें बंद करके कहती है, ये क्या हरकत है। मंथन बड़ी ही लापरवाही से कहता है, क्या अब नहाना भी कोई हरकत हुई। उद्धरण चिन्ह। गौरी चिढ़ते हुए कहती है, जब नहा के आए हो तो कपड़े पहनकर नहीं आ सकते थे, कमरे में आकर पहनना जरूरी है। मंथन अपने बाल पोंछते हुए कहता है, तुमने भी तो कमरे में आकर ही साड़ी पहनी, हमने कुछ कहा क्या। इफैक्ट तुम तो पूरी ओपन थी, हमने तो बस शर्ट नहीं पहनी है। मंथन की बात सुनकर गौरी एकदम से उसकी तरफ पलट कर कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा। मंथन मुस्कुराकर कहता है, मतलब वही जो तुम समझी। गौरी की शकल अब देखने जैसी थी। वह रुआंसी आवाज में कहती है, मतलब तुमने सब कुछ देख लिया। उद्धरण चिन्ह। मंथन अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। उसे बड़ा मजा आ रहा था गौरी को परेशान करने में। मंथन उसे कमर से पकड़कर अपने एकदम करीब कर लेता है। गौरी उसकी इस हरकत से शौक रह जाती है। एक तो वह शर्टलेस था और दूसरा उसके हाथ गौरी की खुली गोरी कमर पर थे। मंथन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ। तुमने ही तो कहा था कि तुम हमारी पत्नी हो, और पति पत्नी के बीच तो ये सब होता रहता है, और इससे तो कुछ ज्यादा ही होता है। उद्धरण चिन्ह। मंथन इतना कहकर गौरी के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। गौरी उसे खुद से अलग करती है और दरवाजे की तरफ जाकर कहती है, माँ मुझे बुलाकर गई है, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर गौरी वहां से जल्दी से भाग जाती है। मंथन ये देखकर हंसने लगता है। उसके लिए तो ये एक तरीका ही था गौरी को सताने का, उसे परेशान करने का, और वह कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे परेशान करने का। मंथन अलमारी में से एक ग्रे कलर की शर्ट निकाल कर पहनता है और अपना लैपटॉप लेकर नीचे चला आता है। नीचे आकर वह वहां रखे सोफे पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है और जोर से कहता है, माँ कॉफी। यशोदा जी गौरी को कॉफी का कप देती है मंथन को देने के लिए। गौरी कॉफी का कप मंथन को देती है और जल्दी से वापस किचन में चली आती है। सोफा किचन से दूर नहीं था। हवेली में सब सामान और सब कमरे लाइन से थे, तो मंथन जहां बैठा था वह जगह किचन के काफी पास ही थी। गौरी किचन के दरवाजे से पलट कर देखती है तो मंथन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वह बस अपने काम में लगा हुआ था। यशोदा गौरी को ऐसे देखकर वह उसके पास जाकर कहती है, जब वो काम करता है तो वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता। ऐसा भी क्या काम करता है, हथियारों की लिस्ट या कितने लोगों को मारा, यही हिसाब होगा लैपटॉप में, गौरी उगते हुए कहती है। तभी मंथन अपने काम करते हुए बिना गौरी की तरफ देखे कहता है, हाँ और इस हिसाब में एक और नाम जुड़ने वाला है। ग पर औ की मात्रा और र पर ई की मात्रा। वह गौरी की तरफ उबकर देखता है तो गौरी जम जाती है। यशोदा उन दोनों को ऐसे देखकर हंसते हुए गौरी से कहती है, मैंने तुमसे कहा तो था मंथन इन कामों का हिस्सा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो आपका बेटा करता क्या है। इस बार गौरी धीरे से यशोदा के कान में फुसफुसाती है कि कहीं मंथन सुन ना ले। यशोदा उसकी तरफ देखकर कहती है, कंपनी है उसकी, और कई कारखाने और फैक्ट्री भी। गौरी उनकी बात सुनकर हैरानी से कहती है, ऐसा भी क्या करता है आपका बेटा। यशोदा मुस्कुराकर कहती है, गरीबों लोगों को रखकर उन्हें काम देता है। कपड़े सजावट का सामान और वो कुछ होता है ना। यशोदा कुछ सोचने लगती है तो सांची उनकी बात पूरा करते हुए कहती है, हैंडीक्राफ्ट। यशोदा खुश होकर कहती है, हाँ हाँ वही, वह सब बनता है और देश विदेश में उन्हें बेचा जाता है, और बहुत से विदेशी लोग खुद आते हैं मेरे बेटे के पास उसे ऑर्डर देने। यशोदा काफी गर्व के साथ कहती है। गौरी खुद ये सुनकर हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि मंथन जैसा लड़का जो हमेशा गुंडों की तरह ही दिखाता है खुद को, उसका इतना बड़ा बिजनेस होगा, वह भी ऐसा। वह मंथन की तरफ देखती है तो अब भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्रमशः चैप्टर 13 पहली रसोई की रस्म। ठाकुर हवेली। यशोदा गौरी से कहती है, गौरी क्या तुम आज आरती कर लोगी। वो हमें थोड़ा काम है, तुम्हारी पहली रसोई है तो उसके लिए भी तैयारियां करनी है। गौरी उनकी बात सुनकर कहती है, माँ आपको इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। यशोदा उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और ठीक है कहकर रसोई घर में चली जाती है।
गौरी जाकर पूजा घर के सामने बैठती है और वहां की साफ सफाई करती है और रोली बनाती है, पूजा के लिए थाली तैयार करती है और इस बीच वह आरती गा भी रही थी। डॉट 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 डॉट। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारीन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को दो बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। सब जो कि अपना अपना काम कर रहे थे वह अपना काम छोड़कर गौरी को देखने और सुनने लगते हैं। पर गौरी वो तो इन सब से बेखबर बस अपनी ही धुन में थी। भोर भय ते सांझ ढले तक सेवा कौनी नेम महारो। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो, भोग लगाए वो लागत प्यारो। कबते निहारत आपकी ओर दो, कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो दो। गौरी तुलसी पूजा करती है, तुलसी को जल अर्पण करती, आरती करती है। फिर वह सबको आरती देने लगती है। वह सुरीली और कामिनी के पास जाती है जो अब भी उसे ही देख रही थी। गौरी उनको देखकर कहती है, भाभी आरती लीजिए। उसकी बात सुन दोनों हाश में आती है। सुरीली आरती लेते हुए कहती है, सच में तुम्हारे गले में तो मां सरस्वती का वास है। कामिनी कहती है, तुम्हें पता है तुम कितना अच्छा गाती हो। गौरी बस मुस्कुरा देती है। वह सबको आरती देती है। फिर मंथन के पास जाती है जो खड़ा उसे देख रहा था। वह मंथन के आगे थाल करती है तो मंथन आरती लेता है और उसे बिना कुछ कहे चुपचाप वापस काम करने लगता है। गौरी थाल ले जाकर वापस पूजाघर में रखती है। मंथन उसकी तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुराता है। सुबह 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पर हाजिर थे। अम्मा जी भी आकर बैठती है और गौरी की तरफ देखकर पूछती है, पहली रसोई की रस्म की। गौरी बस हाँ में सिर हिला देती है। क्या बनाया अम्मा जी फिर पूछती है। खीर इस बनवाए है, इस बार यशोदा जवाब देती है। अम्मा जी गौरी को परोसने का इशारा करती है। गौरी जैसे ही उन्हें खाना परोसने लगती है कि वह ऊंची आवाज में कहती है, पागल लड़की, इतना भी नहीं पता कि पहली रसोई में खाना सबसे पहले पति को परोसा जाता है। गौरी उनकी बात सुन यशोदा की तरफ देखती है तो यशोदा हाँ में सिर हिलाती है। गौरी खीर का बर्तन रखकर मंथन के पास जाती है और उसे पूरी और आलू की सब्जी परोसती है। सब उसे सवालिया नजरों से देखते हैं तो गौरी अम्मा जी की तरफ देखकर कहती है, वो खीर बनाने के बाद पता चला कि मंथन खीर नहीं खाता है तो हमने खीर के साथ पूरा नाश्ता बना दिया। अम्मा जी उसकी बात सुन गुस्से में कहती है, पढ़ी लिखी लड़की हो, सब काम अच्छे से करती हो, पूजा हो या रसोई सब अच्छे से संभालती हो, पर इतनी सी बात तुम्हें नहीं सिखाई किसी ने कि अपने पति से कैसे बात करते हैं। अम्मा जी की बात सुन सब घबरा गए थे। अम्मा जी फिर कहती है, तुम मंथन को आप कहकर बुलाओगी, समझ में आई बात, अगर कभी तुमने उससे फिर ऐसे बात की तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। उनकी बात सुन गौरी उन्हें हैरानी से देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके साथ कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। अब हमें क्या देख रही है, खाना परोस, अम्मा जी गुस्से में कहती है तो गौरी पने आंसू पोंछती है और खाना परोसने लगती है। सबको परोसने के बाद वह एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। सब खाना खाते हैं। सबको खाना काफी पसंद आता है। मंथन खाना खाकर सबसे पहले उठता है और गौरी के पास जाता है। गौरी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी जो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मंथन अपनी जेब में हाथ डालता है और दोनों जेबों से एक एक कंगन निकालता है और गौरी को पहनाता है। गौरी उसे हैरानी से देख रही थी। मंथन उसे दूसरा कंगन पहनाते हुए धीरे से, सिर्फ गौरी सुन सके ऐसे कहता है, हमारे यहाँ रस्म है, पहली रसोई पर सिर्फ पति ही तोहफा देता है, तुम इन्हें पहन सकती हो क्योंकि ये किसी भूखे के सामने से खाना छीनकर कमाए हुए पैसे नहीं है। गौरी बस उसे एकटक देख रही थी। मंथन उसके हाथ को छूते हुए कहता है, तैयार रहना, तुम्हें पगफेरे के लिए घर भी जाना है। गौरी उसे कुछ नहीं कहती, मंथन वहां से चला जाता है। गौरी बस उन कंगन को देख रही थी जो मंथन उसे पहना कर गया था। सब एक एक करके खाना खाकर चले जाते हैं। फिर तीनों बहुएं बैठती है। गौरी का बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी खाने का, पर फिर भी वह बेमन से बैठ जाती है। इधर यादव निवास में सारी तैयारियां हो चुकी थी।
दुर्गा और जगदीश जी जानते थे कि गौरी की शादी किन हालातों में हुई थी, पर वह चाहते थे कि गौरी की शादी की रस्में अच्छे से हो ताकि गौरी कुछ तो याद करके खुश हो कभी। क्रमश। चैप्टर 14 मौसम खराब। ठाकुर हवेली। सुबह के 10 बजे यशोदा गौरी के हाथों में 3-4 पेपर बैग्स देती है और कहती है, ये गिफ्ट्स तुम्हारे परिवार के लिए। पर माँ मैं कैसे, ये गौरी कुछ बोलने को हुई कि पीछे से मंथन आते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी करो, हमें दूसरा काम भी है। इतना कहकर मंथन बिना किसी की बात सुने उन गिफ्ट्स को गौरी के हाथ से ले जाकर गाड़ी में रख देता है और खुद वापस उनके पास आकर यशोदा के पैर छूता है। यशोदा गौरी से कहती है, रश्म होती है, तुम बस जाओ और जल्दी से वापस आओ, मंथन तुम्हें शाम को लेने आ जाएगा। गौरी उनकी बात सुनकर और कुछ नहीं कहती, बस उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर मंथन और गौरी दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों यादव निवास पहुंचते हैं। दुर्गा दोनों की आरती उतारती है और दोनों को घर के अंदर ले जाती है। जगदीश जी अब भी मंथन से नाराज थे, पर वह जताते नहीं है। गौरी उन सबको गिफ्ट देती है। कुछ देर वहां रुकने के बाद मंथन शाम को आने का बोल वहां से चला जाता है। गौरी जगदीश जी और प्रतीक से थोड़ी देर बातें करती है, फिर आराम करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। दुर्गा भी रसोई का काम खत्म करके गौरी के रूम में उससे बात करने चली आती है। गौरी उस वक्त अपनी बुक्स को देख रही थी जब दुर्गा रूम में आई। गौरी बस अपनी बुक्स को एकटक देख रही थी। कहा उसने सोचा था कि पढ़ लिख कर वह आगे बढ़ेगी, एक आश्रम बनाएगी जहां जरूरतमंदों और अनाथ बच्चों की वह मदद कर सके, पर मंथन ने उसके हर सपने पर पानी फेर दिया। अब तो वह ठाकुर परिवार की बहू और मंथन ठाकुर की पत्नी थी, जिससे सब एक बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे थे। दुर्गा जाकर गौरी के सिर पर हाथ फेरती है, तब जाकर गौरी को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। वह जल्दी से पलट कर देखती है। वहां दुर्गा थी। दुर्गा को देखकर गौरी जल्दी से कहती है, चाची आप बैठिए ना। दुर्गा उसके पास बेड पर बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, गौरी मैं जानती हूँ अभी मैं तुम्हें बहुत बुरी लग रही होंगी कि मैंने तुम्हें उस शादी से बंधने पर मजबूर कर दिया। तुमसे वादा ले लिया कि तुम उस शादी को निभाओ, पर मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसमें तुम्हारी भलाई ही है। मंथन एक नारियल की तरह है। बहुत किस्से सुने हैं मैंने उसकी अच्छाई और उसके ईमानदारी के। हाँ वह सख्त जरूर है पर बुरा नहीं है। वरना तुम ही बताओ, अगर वह गलत होता तो क्या मैं उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए घर बुलाती। मैंने इसलिए तुम्हें उसके साथ रिश्ता निभाने को नहीं कहा क्योंकि वह तुमसे बदला लेना चाहता है, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि उसके बदले से पहले मैंने उसे चुना था तुम्हारे लिए, और मैं जानती हूँ कि वह सही इंसान है। और बाकी तुम खुद ही उसे समझने की कोशिश करना और इस रिश्ते को निभाने की भी। अगर तुम्हें लगे कि मंथन गलत है तो तुम ये रिश्ता तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। उद्धरण चिन्ह। दुर्गा बिना गौरी का जवाब सुने वहां से चली जाती है। वह तो चली गई पर गौरी के मन में कई सवाल छोड़ गई। अब गौरी खुद में ही ये सोच रही थी कि क्या सच में उसकी चाची ने कहा ऐसी बड़ी बात है, या मंथन बस दूसरों के सामने अच्छा बन के घूमता है। गौरी को उसके और मंथन के बीच में अब तक जो कुछ हुआ याद आने लगता है। पहली बार मंथन का और उसका मिलना, मंथन के परिवार का उसके घर आना, उनकी बेइज्जती करना, मंथन का उसके साथ जबरदस्ती शादी करना, उसे ठाकुर हवेली ले जाना, सबका उसे अपना लेना, एक कमरे में होने के बावजूद उसे पवित्र रखना। उसने मंथन को इतनी जोर से काटा फिर भी मंथन ने उसे कुछ नहीं कहा। अब गौरी खुद कंफ्यूज हो गई कि मंथन अच्छा है कि बुरा। वही इसी उधेड़बुन में बेड पर लेट जाती है और लेटे लेटे कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद दुर्गा उसे खाना खाने के लिए उठाती है और सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इधर मंथन सीधा अपने कारखाने पर चला गया था। वहां पर कपड़ों पर कारीगरी करी जा रही थी और बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स थी। मंथन एक एक कर सबको देखता है। उसकी नजर एक औरत पर जाती है। वह काफी बूढ़ी लग रही थी। मंथन देखता है कि उन्होंने एक सेब उल्टा लिया है। मंथन जाकर उनके पास बैठता है। वह औरत उसकी तरफ देखती है तो मंथन उन्हें बड़े प्यार से देख रहा था। वह इशारे से ही उन्हें सही सेब बताता है। वह बुढ़िया भी वैसे ही करती है। तो मंथन मुस्कुराकर उन्हें थंब दिखा देता है।
वह औरत फिर अपने काम में लग जाती है। शाम के 5 बजे बजने वाले थे और मंथन अभी भी कारखाने में ही था। तभी मंथन को घर से फोन आता है। मंथन फोन उठाता है तो सामने से यशोदा कहती है, मान। यशोदा जी बहुत बार प्यार से मंथन को मान कहा करती थी। मौसम खराब लग रहा है आज, शायद बारिश भी होगी, तुम गौरी को लेकर घर जल्दी घर आ जाओ। मंथन बस ठीक है कहता है और फोन रखकर बाहर निकल जाता है। क्योंकि कारखाने में 8 बजे से 6 बजे ही काम होता था तो वह आज सबको जल्दी जाने के लिए कह देता है। क्योंकि मौसम सच में बहुत खराब था। 5:30 बजे मंथन गौरी को लेने यादव निवास जाता है। क्योंकि मौसम खराब था तो सबको यही सही लगा कि वह जल्दी चले जाए घर। गौरी सबसे विदा लेती है और मंथन के साथ ठाकुर हवेली वापस चली आती है। उसके घर से भी काफी सारे तोहफे वह ठाकुर परिवार के लिए लाई थी जो दुर्गा और जगदीश जी ने सबके लिए दिए थे। उनकी गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकती है कि बारिश भी शुरू हो जाती है। मंथन सारा सामान लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी से हवेली के अंदर ले जाता है। क्रमशः चैप्टर 15 गीला फर्श। ठाकुर हवेली। मंथन और गौरी वापस आ चुके थे। पूरा आंगन बारिश की वजह से भीगा हुआ था और वह दोनों भी भीग चुके थे। यशोदा दोनों को ऊपर जाकर कपड़े बदलने को कहती है और खुद उनके लिए अदरक वाली चाय बनाने जाती है। मंथन और गौरी दोनों कमरे में जाते हैं तो कमरे के अंदर का नजारा देख दोनों चौंक जाते हैं। पूरा फर्श गीला हो गया था और बालकनी का दरवाजा भी खुला पड़ा था जहां से बारिश कमरे में आ रही थी। गौरी जल्दी से जाकर दरवाजा बंद करती है पर बारिश हवा के साथ था जिस वजह से उससे दरवाजा बंद नहीं होता। मंथन उसकी मदद करता है और जाकर दरवाजा बंद करता है। गौरी खुद में बड़बड़ाती है, शुक्र है, पर अगले ही पल उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब उसे एहसास होता है कि दरवाजा बंद करने के चक्कर में मंथन और वह कितने करीब आ गए थे। गौरी जल्दी से पीछे मुड़ती है और मंथन भी उससे दूर हो जाता है। मंथन सीधा बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से कपड़े चेंज करके आता है। फिर गौरी भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है और दोनों नीचे चले आते हैं। यशोदा उन दोनों को चाय देते हुए कहती है, पता नहीं ये ठंड के मौसम में बरसात कैसे बरस पड़ी, हम तो सोचे थे कि अब ठंड बढ़ गई है तो थोड़ी आग जला ले, पर यहाँ तो बरसात ही शुरू हो गई। पर अच्छा है तुम दोनों को सर्दी नहीं लगी। 7 बजे बज चुके थे और सब घर भी आ चुके थे। सब एक साथ खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गौरी अब भी रसोई में कुछ काम कर रही थी। मंथन जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए उठता है कि यशोदा कहती है, अरे सुन, आज बारिश की वजह से ठंड ज्यादा पड़ सकती है तो वह दूसरा कंबल भी निकाल लेना। मंथन बस हाँ में सिर हिला के वहां से चला जाता है। यशोदा खुद से ही कहती है, अब हम भी देखते हैं तुम दोनों एक बिस्तर पर कैसे नहीं सोते। उसे याद आता है कि जब उसने मंथन को फोन लगाया था तब उसने ही मंथन के कमरे की बालकनी वाला दरवाजा खोला था। वह अपने आप में मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब गौरी अपने कमरे में आती है तो उसकी नजर सबसे पहले गीले फर्श पर जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि अब वह कहाँ सोएगी। बाहर तो अब भी बारिश हो रही थी। मंथन बेड की एक साइड बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी नजर सामने खड़ी गौरी पर पड़ी है जो फर्श को देखकर कुछ सोच रही थी। मंथन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, बेड की दूसरी तरफ सो सकती हो, इतनी तो जगह है यहाँ की हम दोनों सो सके। वह गौरी की तरफ देखता है जो कभी उससे तो कभी बेड को देख रही थी। मंथन उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, घबराओ मत, हम गर्राटे नहीं मारते हैं। गौरी उसकी बात सुन जल्दी से कहती है, नहीं ऐस बड़ी ये बात नहीं है। फिर मंथन फिर पूछता है तो गौरी उसे कोई जवाब नहीं देती और आकर दूसरी साइड बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। रात का वक्त था इसलिए गौरी ने हल्की सिफोन की व्हाइट साड़ी पहनी थी। कुछ देर काम करने के बाद मंथन अपना लैपटॉप रखता है और गौरी की तरफ देखता है जो बिना ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। मंथन उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाता है और खुद भी ओढ़ता है और वह भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। मंथन के दिमाग में गौरी की कई सारी बातें घूम रही थी। कहाँ वो गौरी से बदला लेना चाहता था और कहाँ उसे इस शादी की रस्में करनी पड़ रही थी। अब तो मंथन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इस शादी में रहे या तोड़ दे।
यही सब सोचते सोचते मंथन को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह सुबह के 5 बजे जब गौरी की आंख खुली तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारी महसूस हुआ, उसकी गर्दन पर गर्म सांसें लग रही थी। गौरी उस तरफ देखती है तो मंथन उसके बेहद करीब था। उसका एक हाथ गौरी की कमर पे था जो उसकी स्किन को टच कर रहा था, और एक हाथ गौरी के माथे के नीचे था। उसका चेहरा गौरी के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें गौरी को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। गौरी उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। उसने आज मंथन को ध्यान से देखा था। गोरा रंग, पतले होठ और हल्की दाढ़ी वाला चेहरा, उसके कान में चांदी की बाली थी और गर्दन पर शिवजी और उनके त्रिशूल का टैटू। गौरी को याद आता है कि मंथन की हाइट भी उससे ज्यादा थी। वह तो 5 फीट 3 इंच की थी पर मंथन लगभग 6 फीट का तो होगा ही। गौरी उसके सोते हुए चेहरे को देख रही थी। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसे देखकर गौरी को काफी सुकून मिल रहा था। गौरी उसकी तरफ मुड़ जाती है तो मंथन नींद में ही उसे और कस के पकड़ लेता है। अब तो दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। गौरी उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, किसी ने सही कहा है, खूबसूरती खतरनाक होती है। अब आपको ही देख लो, कोई इस मासूम शक्ल को देखकर ये नहीं कह सकता कि आप कितने खतरनाक हो, पर आप हो। किसी लड़की से उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती शादी कर देना, उसे अपने घर ले आना, उसे टॉर्चर भी करना और उसकी फिक्र भी करना, ये काम कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। गौरी धीरे से उसके हाथ को अपनी कमर से हटाती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद उठ जाती है और बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही मंथन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह ब्लैंकेट को अपने चेहरे पर ओढ़ लेता है। उसकी आंखें अब भी बंद थी।